हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है कि वाई पंजाब कीप्स फ्लडिंग। पंजाब में बार बार बाढ़ क्यों आती है। और आपको पता है कि अभी भी पंजाब जो है वो वहां पे बहुत खतरनाक फ्लडिंग हो रखी है, बाढ़ आ रखी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, रेगुलर इंटरवल्स में पंजाब में बाढ़ आती रहती है और कुछ बार तो बहुत खतरनाक बाढ़ आती है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये टॉपिक आपके GS1 में ज्योग्राफी, GS2 में गवर्नेंस, GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर और GS4 में प्रॉपर्टी एंड गुड गवर्नेंस का पार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इसका जो बेस है जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिया है वो है इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल्स। एक तो जो एक्सप्लेन्ड पेज में है व्हाई पंजाब कीप्स फ्लडिंग, और एक इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे व्हाई पंजाब नीड्स टू डू मोर टू मेंटेन धुस्सी बांध। ओके, सो शुरू करते हैं, चलो। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम समझेंगे कि एक्चुअल में न्यूज़ है क्या। तो पंजाब जो है ना वो अपनी रीसेंट मेमोरी की सबसे खतरनाक फ्लडिंग से गुजर रहा है। और पंजाब का ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस फ्लड से हिट हुआ है। और डेटा को अगर हम देखें जो न्यूज़पेपर ने दिया है तो लगभग 1900 विलेजेस जो हैं वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। 3.8 लाख यानी लगभग 4 लाख लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। 11.7 लाख यानी कि लगभग 12 लाख हेक्टेयर जो फार्मलैंड है, जो खेत हैं, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और अभी तक 43 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। बट क्वेश्चन ये है कि पंजाब में इतनी बाढ़ क्यों आती है और वो भी इतनी बुरी तरह से। तो इसके जो रीजंस है ना वो नेचुरल और मैनमेड दोनों हैं, जिसमें नेचुरल हमारे ज्योग्राफिकल एंड रिवर्स से रिलेटेड हैं, बट मैनमेड जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पुअर प्लानिंग, गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट। और यही इशू है जिसको हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रीजंस में हम देखते हैं पंजाब की ज्योग्राफी। ओके, तो पंजाब जो है वो एक नेचुरल फ्लड जोन है। क्यों है? क्योंकि पंजाब का नाम ही पंज आब यानी कि पंज मतलब फाइव, आब मींस वाटर यानी कि लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि पंजाब जो है वो पांच नदियों की भूमि है, जिसमें से दो नदियां अभी पाकिस्तान में जा चुकी हैं, बट फिर भी तीन मेजर रिवर्स हैं जो आज के हमारे इंडियन पंजाब से फ्लो करती हैं। जिनमें है रावी जो कि पठानकोट और गुरदासपुर से निकलती है। दूसरी है ब्यास जो कि होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारण और हरीके से निकलती है। एंड देन है आपकी सतलुज जो कि नांगल, रोपड़, नवां शहर, जलंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर और तरन तारण से निकलती है। ये तीन तो हैं आपकी पेरिनियल रिवर्स यानी कि जिनमें पूरे साल पानी आता है। और इसके अलावा आपकी कुछ सीजनल रिवर्स भी है, जिनमें कि मेन है घग्गर रिवर जो कि सीजनल है। और उसके अलावा हिमालय से और शिवालिक से कुछ स्ट्रीम्स निकल के आती हैं बारिश के समय में, जिन्हें चो कहते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यूपीएससी पूछ भी चुका है। ओके, तो एक बार मैप देख लेते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। तो ये मैप है, इसका क्रेडिट मैं दूंगा मैप्स ऑफ इंडिया वेबसाइट को जहां से मैंने ये लिया है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा पंजाब है। ओके, और ये इधर से रावी रिवर जा रही है, यहाँ पे आपकी ये ब्यास रिवर है और इधर से आपकी सतलुज रिवर आ रही है। एंड इस मैप में दिया नहीं हुआ, बट यहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ ये आपकी घग्गर रिवर चलती है। तो आई होप आपको बेसिक एक ज्योग्राफी की, पंजाब की ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे जो आप लेक देख रहे हो, गोविंद सागर लेक, तो ये भाखड़ा जो डैम है, उस भाखड़ा डैम की लेक है, यानी कि जो पीछे पानी रुकता है वो है। तो बेसिक आपको ज्योग्राफी समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। तो ये जो पांच या तीन रिवर्स हैं, जो पहले पांच होती थी, ये पंजाब की भूमि को एक्सट्रीमली फर्टाइल बनाती हैं, जैसा कि हम सबको पता है। इसीलिए पंजाब जो है वो इंडिया के टोटल व्हीट का 1/5 या 20% प्रोड्यूस करता है, और इंडिया के टोटल राइस का 12% प्रोड्यूस करता है। दैट टू जब पंजाब के पास इंडिया का सिर्फ 1.5% ही लैंड एरिया है, यानी पंजाब छोटा सा स्टेट है। बट ये जो फर्टिलिटी है ना, जो इतनी अच्छी प्रोडक्शन वहां पे हमें मिल रही है, इसका एक प्राइस है कि मॉनसून के समय में पंजाब में बहुत भारी बारिश होती है। और सिर्फ पंजाब की बारिश ही पंजाब को इफेक्ट नहीं करती, जो बारिश हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में होती है, हिमालयाज में, वो भी रिवर्स के थ्रू पंजाब में आके फ्लोडिंग फ्लडिंग करती है।
ओके, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए हम टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करेंगे कि वो पंजाब के अपस्ट्रीम स्टेट है, क्योंकि रिवर ऐसे चलती है। तो ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हिमाचल है और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है। रिवर ऐसे चल रही है, तो ये एरिया है डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम। तो पंजाब के परस्पेक्टिव से हिमाचल और जम्मू कश्मीर जो है वो अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं। स्ट्रीम यानी नदी की धारा, अप मतलब उसके ऊपर की साइड। ओके, मैप हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं आगे। तो अब इन फ्लड्स को, क्योंकि हमें पता लग गया कि ये रेगुलर आती हैं, तो इनसे बचने के लिए कुछ मेजर्स भी लिए गए होंगे। तो पंजाब में इन जो मेजर्स लिए गए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये धुस्सी बांध। तो धुस्सी बांध क्या होता है कि नदी के दोनों साइड मिट्टी की बड़ी-बड़ी दीवारें बना देते हैं, जिनकी ऊंचाई 10 से 15 फुट हो सकती है, कभी-कभी 20 फुट तक हो सकती है, और जिनकी चौड़ाई टॉप पे अगेन 10 से 15 फुट हो सकती है। इतने बड़े होते हैं कि लोग इन पे रह भी रहे हैं, जो कि तो इससे क्या होता है कि जब पीछे से बाढ़ आती है, तो वो पानी खेतों में नहीं फैलता, वो इसके सहारे-सहारे सीधा ही चला जाता है। तो ये जो धुस्सी बांध होते हैं ना, ये वॉल्स की तरह एक्ट करते हैं और रिवर्स को ओवरफ्लो करने से रोकते हैं। बट जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है ना, तो ये बांध अक्सर टूट जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतना पानी ये सहन नहीं कर पाते और उसकी वजह से फ्लड आती है। जिसके एग्जाम्पल हैं 1955, 1988, 1993, 2019, 23 एंड 25। ये सब जो फ्लडिंग्स हैं, इनमें एक मेन कारण है इन धुस्सी बांधों का टूटना। तो इस साल ब्यास नदी में जब हिमाचल में बहुत भारी बारिश हुई, तो उसमें ब्यास नदी की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, जो कि है 50,000 से 55,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, उससे ज्यादा पानी आया, जिसकी वजह से कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर जो हैं वो फ्लड हो गए। सेम रावी रिवर के साथ हुआ कि 26 अगस्त को जो वहां पे माधोपुर बैराज है, उसके गेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों हो गए वो हम अभी देखेंगे। और उसकी वजह से वाटर फ्लो जो है वो 2 लाख क्यूसेक से भी ऊपर चला गया, जिससे कि पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में बहुत भयंकर फ्लडिंग हुई। और सिमिलरली हमें सतलुज रिवर में भी फ्लडिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से पंजाब का जो सदर्न रीजन है, जिसे मालवा रीजन कहते हैं, जिसमें लुधियाना, जालंधर, रोपड़, नवांशहर, मोगा, ये सब फ्लड हुए। आईएमडी ने भी कहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि पंजाब, हिमाचल और जेएंडके में इस बार नॉर्मल से 45% ज्यादा बारिश हुई है। तो अब आगे देखते हैं कि भाई वहां पे तो डैम्स भी हैं। हमको पता है कि देखो कितने सारे डैम हैं पंजाब में, रंजीत सागर डैम, देन भाखड़ा डैम है और भी बहुत सारे हैं, देन ये माधोपुर बैराज है। तो इनसे फ्लडिंग क्यों नहीं रुकी? तो देखो, डैम्स का ना जो रोल है वो एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड की तरह वहां पे वो काम कर रहे हैं। ओके? तो पंजाब में पहले हम देखते हैं कि मेन डैम्स कौन से हैं। तो भाखड़ा डैम हम सबको पता है, वो सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम है जो वो ब्यास नदी पे है, अगेन हिमाचल प्रदेश में। देन थीन डैम है जिसको जहां पे रंजीत सागर आपकी जो लेक है वो है, और वो है रावी नदी पे, पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे। अब इन डैम्स को मैनेज कौन करता है? तो भाखड़ा एंड पोंग डैम जो है वो मैनेज किया जाता है बीबीएमबी, यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है, जिसको कि जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए ना 1966 में, तब क्रिएट किया गया था इस डैम को मैनेज करने के लिए। और जो थीन डैम है उसे पंजाब गवर्नमेंट मैनेज करती है। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डैम फिल अप हो जाता है पानी से, बारिश के पानी से, तो उसका पानी धीरे धीरे छोड़ा जाना चाहिए ताकि डैम टूटे ना, जिसको कि हम कहते हैं ओवर टॉपिंग, यानी कि डैम के ऊपर से पानी ना उछले। बट ये जब ये वाटर एकदम से छोड़ दिया जाता है ना, धीरे धीरे की जगह एकदम से, तो डाउनस्ट्रीम एरियाज में यानी आगे की तरफ बाढ़ आ जाती है। अब बीबीएमबी कहता है कि वो इसको केयरफुली मैनेज करते हैं, बट पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अक्यूज करते हैं, या उनको लगता है कि जो बीबीएमबी ऑफिशियल्स हैं वो जुलाई अगस्त में, ओके अभी सितंबर है, जुलाई अगस्त में इन रिजर्वायर्स को फुल रखते हैं ताकि इरिगेशन और सर्दियों में बिजली जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए पानी रोका जा सके। जबकि होना ये चाहिए कि डैम के पीछे पूरा पानी भरने की बजाय थोड़ा-सा नीचे लेवल रखना चाहिए और इस एरिया को बफर रखना चाहिए, ताकि जब पीछे भारी बारिश हो तो ये पानी यहाँ पे आके फिल अप हो सके और डैम की ओवरटॉपिंग ना हो। बट पंजाब के ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसा नहीं होता है, और जब पानी एकदम से आता है पीछे से, तो इन डैम्स के गेट्स को एकदम से खोल दिया जाता है और कोई टाइमली वार्निंग नहीं दी जाती। और ये जो सडन वाटर रिलीज है, इससे जो डाउनस्ट्रीम विलेजेस हैं वहां पे बाढ़ आ जाती है। ओके,
तो बीइंग सेंट्रल कंट्रोल्ड, क्योंकि ये बीबीएमबी सेंट्रल कंट्रोल्ड है, तो पंजाब को ऐसा लगता है कि उसके इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जो मेन रीजन है फ्लडिंग का, वो है गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन फेलियर्स, यानी कि गवर्नेंस और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग-अलग डैम्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे बीबीएमबी करता है भाखड़ा एंड पौंग डैम को, और थीन डैम को पंजाब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। आओ देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले देखेंगे माधोपुर जो बैराज है, जो 26 अगस्त को कोलैप्स हुआ, उसका केस हम देखते हैं। पहले तो जानेंगे कि बैराज और डैम में फ़र्क क्या होता है। तो बैराज जो होता है वो डैम की तरह ही होता है, बट थोड़ा छोटा होता है उससे। और इसका जो पर्पज़ होता है ना, वो पानी को रोक के बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि पानी को कंट्रोल करके उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना होता है। तो 26 अगस्त को माधोपुर बैराज जो है, जो रावी रिवर पे, उसके गेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो सडनली रिलीज कर दिया गया थीन डैम से, जो कि अपस्ट्रीम है। अभी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये आपका माधोपुर बैराज यहाँ पे, और ये है आपका थीन डैम यहाँ पे। तो इस डैम से सडनली पानी रिलीज कर दिया गया, और जब बहुत सारा पानी नीचे की तरफ आया, तो माधोपुर बैराज के गेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, और यहाँ से पानी अनकंट्रोल्ड तरीके से निकला, और इस एरिया में जितने भी गांव थे वो सब डूब गए। ओके। तो अब यहाँ से एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। ओके, कि जो डैम ऑपरेटर्स थे, अपस्ट्रीम डैम यानी रंजीत सागर थिन डैम के, और डाउनस्ट्रीम डैम या डाउनस्ट्रीम जो बैराज है आपका माधोपुर बैराज उसके, ठीक है, उन दोनों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। और ये हाल तब है जब इन दोनों को पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ही कंट्रोल कर रहा है, फिर भी ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट बैराज के जो गेट्स हैं वो टाइम पे नहीं खोले जा सके, और वाटर प्रेशर से वो टूट गए, जिससे मैसिव फ्लडिंग हुई। अब इसके बाद है दूसरा जो रीजन है, वो है स्टोरेज एंड मिसमैनेजमेंट इन डैम्स। तो डैम्स का जो पर्पस होता है वो होता है पानी को धीरे धीरे रिलीज करना रेन्स के टाइम पे। ओके, ताकि उनमें हमेशा थोड़ा सा खाली स्पेस रहे, जिसको कि कहा जाता है फ्लड कुशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके प्रीलिम्स के लिए। फ्लड कुशन वाला स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि पीछे से अगर एकदम पानी आए तो डैम टूटे ना, जैसे माधोपुर बैराज टूट गया या उसके ऊपर से पानी ना निकले, वो पानी वहां पे आके रुक जाए। तो इमरजेंसी के लिए प्रोविजन होता है। बट पंजाब के केस में क्या हुआ कि पानी बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया गया इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए, ओके, ताकि सर्दियों में हमारे पास पानी रहे। बट जब भारी बारिश हुई, हाँ, अनएक्सपेक्टेडली, तो रिजर्वोयर्स थे जो ओवरफ्लो हो गए, और ऑफिशियल्स के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर सडनली, वरना रंजीत सागर डैम भी टूट जाता। तो इस सडन वाटर, ये जो रिलीज किया एकदम से, इसकी वजह से नीचे की तरफ पानी बहुत स्पीड से गया, और खेत और जो आपके गांव हैं वो डूब गए। अगर यही पानी धीरे धीरे रिलीज किया जाता, तो फ्लड्स जो हैं वो कम डिस्ट्रक्टिव होते। तो ये दूसरा गवर्नेंस का रीजन है। अब तीसरा रीजन है आपका धुस्सी बांध। ओके, और इन कैसे ये कमजोर होते जा रहे हैं। तो धुस्सी बांध जो होते हैं वो मिट्टी की दीवारें होती हैं बेसिकली रिवर के दोनों साइड पे। यानी कि ये आपकी रिवर जा रही है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं, 15-15 20-20 फुट ऊंचे। और इनका काम होता है कि जब रिवर में फास्ट फ्लो आए, तो ये साइडों में ना निकले, बल्कि इनके बीच बीच में सीधा ही चला जाए। इनका काम होता है फ्लड वाटर को कंट्रोल करना। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की सभी रिवर्स में इलीगल सैंड माइनिंग चलती है, आपको भी पता है, रोज केस आते हैं। सेम चीज पंजाब में हो रही है, जिसकी वजह से ये बांध, क्योंकि मिट्टी के ही बने होते हैं, तो ये कमजोर हो रहे हैं। जब रिवर के बेड में से मिट्टी निकाली जाती है, तो ये बांध जो है इनकी नींव भी कमजोर होती है, और इवन इनमें से भी मिट्टी निकाल ली जाती है। ओके, और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। फिर जब हेवी रेन्स आती हैं, भारी बारिश आती है, तो ये कमज़ोर जो धुस्सी बाँध होते हैं, ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड वाटर है, वो गाँवों में घुस जाता है। अब फोर्थ जो आपका रीज़न है, वो ये है कि डीसिल्टिंग को इग्नोर किया जाता है। देखो, रिवर्स में नॉर्मली मड, सैंड और सॉइल ये सब आता है, पानी के साथ। और टाइम के साथ-साथ ये जो सिल्ट है, इसे सिल्ट कहते हैं, ये रिवर बेड में जमती रहती है, जिससे कि रिवर की जो गहराई है वो कम होती है। यानी कि नॉर्मली आपकी रिवर इतनी थी, बट नीचे मिट्टी जम-जम के वो उसकी जो गहराई है वो बस इतनी रह जाती है, ये वाला पार्ट। तो शैलो रिवर में क्या होता है, कम कैपेसिटी होती है पानी होल्ड करने की, तो जब फ्लड आती है तो वो पानी और एक्सेसिव तरीके से डैमेज करता है।
तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिवर्स की और डैम्स की रेगुलर डीसिल्टिंग होनी चाहिए और एम्बैंकमेंट्स जो हैं, जो ये धुस्सी बांध है, इनको भी स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए और जिसका खर्चा लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। बट जो गवर्नमेंट्स हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट, वो अवॉइड करते हैं ये पैसा खर्च करने में। इंस्टेड वो इससे ज्यादा पैसा हर साल बाढ़ से जो नुकसान होता है ना, उसकी आपूर्ति करने में लगा देते हैं, बट वो प्रिवेंशन में पैसा नहीं लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी का टर्म है पेरिनियल रिवर। ओके, यानी कि ऐसे रिवर जो पूरे साल अपना फ्लो मेंटेन रखती है और जो कि रेनफॉल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्नो मेल्ट या ग्लेशियर से फ्लो जो है उसका मेंटेन रहता है और इसका एग्जांपल है गंगा, रावी, सतलुज एटसेट्रा। ओके, देन आपकी सीजनल रिवर, नाम से ही समझ आ गया, वो वाली रिवर्स जो सिर्फ मॉनसून में फ्लो करती हैं, बाकी टाइम वो सूखी रहती हैं, फॉर एग्जांपल घग्गर। ट्रिब्यूटरी आपको पता है, एक ऐसी रिवर या स्ट्रीम जो बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है। कैचमेंट एरिया वो एरिया या वो ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहां पे रेनफॉल या सरफेस रन ऑफ मिलके एक रिवर को फीड करते हैं। यानी कि ये एरिया है और इसके बीच में से नदी जा रही है, तो यहाँ इस एरिया में जितनी भी इस एरिया में जितनी भी रेनफॉल होगी वो सारा पानी इस नदी में जाएगा, तो इस नदी का ये कैचमेंट एरिया है। उसके बाद क्यूसेक होता है पानी के डिस्चार्ज को नापने की एक यूनिट, जिससे कि वाटर की वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना पानी जा रहा है, क्यूबिक फीट पर सेकंड इज क्यूसेक, क्यूबिक फीट पर सेकंड। ओके, यानी कि एक सेकंड में कितने क्यूबिक फीट आपका पानी जा रहा है। ओवरटॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके प्रीलिम्स के लिए, यानी कि जब एक डैम में या एक एम्बैंकमेंट में वाटर लेवल इतना ज्यादा हो जाए कि वो उसके टॉप के ऊपर से ही निकल जाए, तो उसको कहते हैं ओवरटॉपिंग और इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड स्पिलिंग होती है, जिससे इरोजन या स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है। दूसरी बात, हमने देखा कि मिट्टी की एक दीवार होती है जो कच्ची होती है और रिवर के किनारों पे बनाई जाती है सिंस 1950-60s, ताकि गांवों को और खेतों को बाढ़ से बचाया जा सके। फिर होती है आपकी डीसिल्टिंग, का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे कि डैम्स और रिवर्स के अंदर से हम सैंड सिल्ट और सेडिमेंट्स को निकाल के उसकी ओरिजिनल वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको मेंटेन रख सके, इवन कैनाल्स में से भी। और फ्लड क्वेश्चन होता है कि किसी डैम को डेलिबरेटली जानबूझ के कुछ एरिया खाली रखना, ताकि अगर पीछे हैवी रेन हो जाए तो एकदम से पानी आए, तो डैम में इतनी कैपेसिटी हो कि वो उस पानी को होल्ड कर सके। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स। इसके साथ मैंने आपको ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं और 3-4 मेंस के क्वेश्चन दिए हैं। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। चैनल का क्यूआर कोड यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन कर सकते हैं या सिर्फ नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। और आप देख रहे थे द अंडरडॉग्स आचार्य, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। Thank you for watching. Have a great day.